हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो दोस्तों जो है आज हम लोग क्लास 10th के जो है विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है 20 नंबर का, जो इतना मैं जितना बताऊंगा उतना बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग तैयार करके जाइए। उसी बहुविकल्पी प्रश्न में से आपके 100% प्रश्न जो है आएंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा उम्मीद है कि यही प्रश्न आपको जो है आपके कल होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है और बहुत ही मतलब आने के पूरे चांसेस है कि यही प्रश्न आपके छपने वाले हैं। तो क्या करना है हमको, जो है परीक्षा की खोपड़ी में हम लोग क्या करके आएंगे, कल छेद करके आएंगे। तो चलिए देखिए देखिए दिया गया हमारा पहला प्रश्न कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए एक चीज इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे कीजिए, देखिए दिया है वायु में प्रकाश की चाल और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दो चीज दिया गया है। अब तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए इस चीज को, प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल ये है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक। ये तीन से कैंसिल, बचा कितना आपका, सिर्फ 2 बचा। तो 2 हो गया, बचा 10⁸ तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये चीज दिया गया है यहाँ पर, अगर कांच की प्रकाश मतलब कांच में प्रकाश की चाल दिया गया ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका दोनों पैटर्न मतलब दोनों तरीके से पूछ सकता है। एक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो आंसर कितना होगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो देखिए ये दोनों तरीके से आपका पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ये जो उत्तल लेंस है, किसी वस्तु द्वारा उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा कैसा बनता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो है क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। तो एक चीज हमको पता चल गया कि ये क्या होगा, आभासी बनेगा। दूसरी चीज है कि उत्तल लेंस जो होता है वो आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है, सीधा तो बनता है और साथ ही साथ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, आभासी, सीधा और आपका क्या होगा, छोटा, है ना। आभासी, सीधा और छोटा है कोई ऑप्शन, देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, आभासी, सीधा और छोटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जो होता है, मानव का जो नेत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव नेत्र, उस मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो है, वह मतलब कौन सा बिंदु है जिस पर आपका जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे कॉर्निया दिया गया है, परितारिका दिया गया है, पुतली दिया गया है, दृष्टिपटल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा रेटिना नहीं है यहाँ पे, है ना। क्या है, रेटिना नहीं है। तो आप लोग रेटिना पर जब नहीं है तब किस पे टिक लगाएंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। कह रहा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है, वह आपका क्या होता है, दृष्टि पटल होता है। क्या होता है, दृष्टि पटल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा दूरदृष्टि आपका जो है उसके कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होने का मतलब उसे दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु पास की वस्तु जो है दिखाई नहीं देगी। तो उसका कारण क्या है, कारण ये होता है उसका कि
के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो आपका बनने लगता है वो आपका रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है, और निकट में क्या होता है? रेटिना के पहले बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है रेटिना के पीछे, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य? आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण में, तो जिसका जो है क्या होता है? बिखराव, मतलब जो प्रकाश की किरण जो है 7 रंगों में जो होती है, जो सबसे ज्यादा जो है मुड़ती है उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम न्यूनतम होती है, और जो सबसे कम मुड़ती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अर्थात विबग्योर, हम लोग इसको कैसे याद करते हैं? विबग्योर क्या है याद करने का तरीका? विबग्योर। ये है आपका, यहाँ पे बीच में जी है, ये विबग्योर, GYOR, ये है। अब वायलेट है आपका, और क्या है? रेड है, यही दो होती है। तो रेड जो है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, और बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि श्वेत रंग में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अगर कहेगा तो बैगनी लगाएंगे, और अगर अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल। तो यहाँ पे कहा अधिक, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका लाल रंग जो है सही हो जाएगा। ठीक है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि 1 माइक्रो एम्पियर है ना, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। माइक्रो मतलब होता है आपका कितना? 6। माइक्रो मतलब क्या है? 6। अब वो +6 है या -6 है वो आपको जानना होगा। आप नहीं जानते हैं फिर भी मैं हूं, बता ही दूंगा। तो क्या होता है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? दोस्तों जो है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर इस ऑप्शन में कहीं आपको 10⁻⁻6 एम्पियर दिख रहा है तो आप उसी पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे दिख गया हमको ऑप्शन नंबर सी जो है 10⁻⁻6 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, देखिए ये आपके भौतिक विज्ञान के जो है आपके इतने क्वेश्चन जितना कराया गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपके एग्जाम में आने के एकदम फुल पूरे की पूरे क्या है? चांस हैं। ठीक है। तो 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 4 ओम प्रतिरोधक तारों वालों को क्या किया गया है? यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, और आप जान रहे हैं कुछ सोचना नहीं है, तुल्य प्रतिरोध आप निकालते हैं तो क्या होता है? 1/r आता है। ध्यान दीजिए 1/r समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 ऐसे होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध है, तो 1/r मतलब नीचे जो r था, r का मान कितना हो गया? r का मान कितना हो गया? कितना हो गया? 4 हो गया। r का मान कितना हो गया? 4 हो गया। वहां पे कह रहा है यन चालक तारों को, कितने? यन, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4/n। क्या हो जाएगा? 4/n, है ना। ये निकल के आता n/4 आपका, तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालते तो पलट जाता 4/ क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है कि फ्यूज के तार का गलनांक होता है। जो तार फ्यूज होता है उसका गलनांक होता है, क्या होता है? कम होता है। सोचना नहीं है, सीधा लगा देना है। क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का क्या नाम है? जनित्र या गैल्वानोमीटर या अमीटर या मोटर? कौन सी ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है? तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका जनित्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं, वो क्या करता है? आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता? ध्यान देना, यांत्रिक को विद्युत में बदल रहा, ना कि विद्युत को यांत्रिक में। विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम आपका करता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है? विद्युत मोटर। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर बदलना है तो उसका काम करता है आपका डायनमो।
डायनमो अर्थात वही जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं जनित्र, उसी को यहाँ पे क्या लिखा गया है, डायनमो। तो डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और मोटर का काम है, विद्युत मोटर का काम है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक, मानव शरीर 11 कह रहा है, ये देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर का आप सभी लोग को खुद ही सोचना चाहिए कि आपके शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में है, ऑप्शन है आपका मस्तिष्क है, दूसरा है हृदय, और तीसरा है आंख, और चौथा ऑप्शन है ए और बी में, है ना, ए और बी में। तो सोचना नहीं है इसमें कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र, मस्तिष्क जो होता है आपका, मस्तिष्क में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए। और हृदय जो है उसमें भी आपका क्या होता है, कंपन होता है। कंपन होता है कि नहीं होता है, मस्तिष्क में भी आपके कंपन होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ कहाँ पे, मस्तिष्क में और हृदय में, दोनों में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ए और बी दोनों में, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु कथन के समय पर परिपथ की धारा, लघु कथन के समय पर परिपथ की धारा क्या हो जाती है। लघु कथन के समय परिपथ की धारा दिया, इसमें कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है। लघु कथन के समय परिपथ की धारा क्या हो जाती है, ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन जो है, बढ़ जाती है, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे जो है केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का। देखिए केमिस्ट्री का आपका जो है ये है, दिया गया है पहला क्रिया, यहाँ पे दिया गया है कि Zn प्लस H2SO4 है ना, Zn प्लस H2SO4 मिलके आपका ZnSO4 बना रहा प्लस H2 बना रहा, कह रहा अब क्रिया उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पर जुड़ जा रहा, मतलब ये विस्थापन क्रिया है, या उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 और O2 गैसों के मोलों का अनुपात होता है। जल का अगर विद्युत अपघटन कर दिया जाए तो H2 और O2 गैसों के मोलों का अनुपात क्या है, कितना होता है। देखिए जल का फार्मूला आपका क्या है, H2O, जल का फार्मूला क्या है, H2O है। H2O में कितना मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो गया 2:1। आपका सी आंसर जो है, मतलब सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपको आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। कह रहा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। अगर अपच हो गया है किसी भी व्यक्ति को, अपच मतलब अगर उसको खाना नहीं पच रहा है, तो वही क्या है, अपच। तो उसमें जो है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, तो एंटीबायोटिक तो नहीं खिलाना चाहिए उसे। दूसरा एनाजेसिक, तो एनाजेसिक मतलब पीड़ाहारी, कोई पीड़ाहारी भी औषधि नहीं, क्योंकि उसको अपच हुआ है। अगला एंटेसिड, और अगला बचा आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब आपका प्रतिरोधी है, तो प्रतिरोधी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, एंटेसिड। तो ऑप्शन आपका सी क्या है, एंटेसिड जो है, इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, अपच हो गया है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल होता है ना, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो उदर में जो आपका मतलब पेट में जो अम्ल रहता है, आमाशय में जो अम्ल रहता है, क्या रहता है आपका, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जानते हैं सभी लोग, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 17वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्रों में जो आपके आग बुझाने वाले यंत्र है उसमें प्रयोग होने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ उसमें जो है रहता है, जिसके कारण आपकी क्या होती है, आग जल्दी बुझ जाती है। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, HCl, NaCl, आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ से ये सब क्या है, सब लवण है, क्या है, सब लवण के फॉर्म में है। तो लवण में आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है, जो क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग होता है। तो उसमें होने वाला प्रयोग क्या है, सोडियम कार्बोनेट।
अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान का कितना होता है वही आपको बताना है। 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, मतलब 7 से ज्यादा तो नहीं होगा, 8 इधर भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा आपका 5.2 और 6.2। 6.2 आपका जो होगा तो ये आपका ज्यादा हो जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या है 5.2 जो होता है ये क्या होता है अम्लीय वर्षा के संभावित पीएच मान होता है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, काफी बार पूछा है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। देखिए धातु की बात नहीं कह रहा, अधातु कह रहा है, तो अधातु हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान आपका और ब्रोमीन। तो आपने ब्रोमीन जल का नाम सुना होगा, है ना, नाम सुने आप लोग, कहा जाता है ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का मतलब हो गया आपका ब्रोमीन धातु जो है किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 20 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि इस यौगिक का नाम क्या है ना, यौगिक का यूपीएससी नाम क्या होगा, जरा देखिए एक बार। लिखा गया आपका CH3CH CH3CHO, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरे पे लटकाया गया है और यहाँ पे दो नाम है, एक लिखा गया है 2-मेथिल प्रोपेनल और एक लिखा है 2-मेथिल प्रोपेनाल। दोनों ध्यान से देखिएगा, 2-मेथिल प्रोपेनल और 2-मेथिल प्रोपेनाल। तो नाल मतलब अगर यहाँ पे OH होता तो नाल ये वाला सही होता, लेकिन यहाँ CHO है तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है ना, 2-मेथिल प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या है 2-मेथिल प्रोपेनल। अगला कह रहा है एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र आपका क्या होता है CnH2n होता है। क्या है CnH2n होता है। आगे कह रहा है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है और आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। देखिए दिया गया आपका धावन सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास और खाने का सोडा, ये दे दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे कास्टिक पोटास मतलब KOH और ये आपका कास्टिक सोडा मतलब NaOH। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा NaOH जो है क्या है करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है कि नियान है। नियान क्या है, आप लोग जानते हैं नियान क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडन, ये सब क्या है अक्रिय गैस हैं। तो नियान क्या है आपका अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अक्रिय गैस। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार मतलब किस आधार पे उसको वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने जो वर्गीकरण किया था वो आपका क्या था परमाणु भार के आधार पे किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका दिया गया था वो किसके आधार पे बनाया गया था, परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्या है परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे देख रहे हैं अगला देख दिया है कि मेंडलीव के समय सभी ज्ञात तत्वों की संख्या थी। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है और ये बता भी रहा हूँ कि उस समय पे ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी 63। 63 तत्व क्या थे ज्ञात थे। मेंडलीव के समय पर ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी 63 तत्व की, 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु है। दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु, पहले आवर्त में आपका क्या है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन। दूसरे आवर्त में आपका आता है क्या आता है लिथियम। तो यहाँ पर दूसरे आवर्त में क्या है लिथियम। अगर लिथियम है तो आपका ऑप्शन जो है सही है। तो लिथियम क्या है ये करेक्ट आंसर है ना। तो क्या हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा कि लिथियम आपका दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बायो का पार्ट जो है, बायोलॉजी वाला जो हमारा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो श्योर जो है इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो फंसाना नहीं है हमको, एग्जाम को क्या करना है फाड़ देना है। एकदम से जान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर देखते ही आप तुरंत वहां पे समझ जाएंगे कि जो सर ने कराया था वही क्वेश्चन क्या है आया हुआ है। ये आपका थर्ड पार्ट है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के इस पार्ट में आपको तैयार करके क्या जाना है कि प्रकाश की अपक्रिया होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपका ये है प्रकाश की अपक्रिया होती है। प्रकाश की अपक्रिया किस में होती है, ऑप्शन पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम में, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक के ग्रेना में
और चौथा ऑप्शन है आपका हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है आपकी प्रकाशिकी अपक्रिया, है ना। कौन सी अपक्रिया? प्रकाशिकी अपक्रिया। तो प्रकाशिकी अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। तो प्रकाशिकी अपक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ होता है? संपन्न होता है हरित लवक के ग्रेना में होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला दे रहा है यकृत किस रस को स्रावित करता है? यकृत जो है किस रस को स्रावित करता है? तो यकृत ऑप्शन है लार, दूसरा है जठर रस, तीसरा है पित्त रस और चौथा है आपका आग्नेयाशय रस। तो यकृत जो होता है आपका कौन सा रस? पित्त रस को स्रावित करता है। तो पित्त रस क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला अगर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है आपका? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जो बनता है आपका एटीपी और NADPH2 बनता है, NADPH2। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एटीपी तथा NADP इंटू 2H दिया है, NAD दिया है, P नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे एटीपी और ग्लूकोज ये तो होगा नहीं, ये सभी भी नहीं होंगे। तो क्या बनेगा आपका? एटीपी तथा NADPH2 या 2H जो है ये क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में एटीपी तथा NADPH2 बनते हैं। अगला कह रहा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है कौन सा? हाइड्रा करता है या प्लेनेरिया करता है या अमीबा करता है या लेशमानिया जो है, ये सब क्या है आपके? इसमें से कौन है जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है क्या होता है आपका? अलैंगिक जनन करता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक का बनता है? परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? तो परागकण का जो जनन केंद्रक है वो नर युग्मक की संख्या उसमें कितनी होती है? 2। कितने नर युग्मक बनाता है? 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। कह रहा एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक रोग किसके कारण होता है? सब जानते हैं किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विषाणु जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका 33 नंबर का कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग? सब लोग जानते हैं निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय रहता है वो किस में बदल जाता है? आपका फल में बदल जाता है। तो अंडाशय जो है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अंडाशय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि एक क्रॉस संकर का समलक्षणी मतलब फिनोटाइप अनुपात होता है। एक क्रॉस संकर का समलक्षणी अर्थात फिनोटाइप अनुपात होता है। कितना होता है? 2 अनुपात है। 2 ऑप्शन है। ऑप्शन है दूसरा 1 2 1, तीसरा है 3 और 1। तो क्या होता है? ये 3 और 1 के अनुपात में होते हैं। एक क्रॉस संकर में यदि आप देखें तो अनुपात कितना होता है? 3 और 1। और 2 क्रॉस संकर में आपका 9 3 3 1 होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला ऑप्शन जो है 3 और 1 का अनुपात जो है क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। कह रहा कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, यक्स का मतलब है यहाँ पे आपका 23। यक्स का मतलब कितना है? 23। तो यक्स कहने का मतलब है 23। तो 23 गुना कितना होता है? 46। तो कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। तो 2x ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। कह रहा कि गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं बनते हैं किससे? प्रोटीन से कि DNA से कि RNA से कि दोनों से, मतलब A और B दोनों से। तो जो गुणसूत्र होते हैं आपके, गुणसूत्र क्या होते हैं? प्रोटीन और आपका DNA जो होता है दोनों से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपका गुणसूत्र किससे? प्रोटीन से और DNA दोनों से मिलकर बनता है। अगला कह रहा कि अवशोषी अंग का जो अवशेषी अंग है उस अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या होता है? पक्षिका अंग या निमेषक पटल, कंकाल या मनुष्य की भुजा। तो अवशेषी अंग जो एक्स्ट्रा है वो आपका क्या होता है? निमेषक पटल जो होता है क्या है इसका? करेक्ट। ये वाला कह रहा क्वेश्चन कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवाश्म है ना कि जीव जंतु। ध्यान देना, बायोलॉजी आप नहीं लगाएंगे, ये इसका जो है गलत ऑप्शन है। कह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? इकोलॉजी नहीं, इथोलॉजी ये भी नहीं होता। तो पैलियोंटोलॉजी क्या कहलाता है आपका? पैलियोंटोलॉजी ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है।
आगे कह रहा है प्रश्न आपका, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिएगा इसको कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बताइए कि पृथक्करण का नियम कौन महाशय ने दिया था। ठीक है, पृथक्करण का नियम जो है किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा पृथक्करण का नियम आप खुद बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ाया हुआ है आपका। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था, ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या किया था, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न तो आप सभी जानते होंगे, पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। अगर ऑप्शन है तो सही है, तो क्या हो जाएगा, परागकण। तो ये क्या थे आपके जो विज्ञान था, विज्ञान के आपके जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके पूरे विज्ञान से, मेरे अनुसार जो है 40 प्रश्न को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो आपको 20 नंबर के जो प्रश्न है इसी में से क्या होंगे, पूरा का पूरा प्रश्न आपका इसी में से मिल जाएगा। तो बच्चों जो है आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइए अच्छे से, और क्या करना है, हमको लाना है 20 में 20, पूरा 20 का 20 आपका जो है सही होना चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका क्या हो, पूरा का पूरा नंबर आए। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते हैं